जय हिंद। कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान, इसका अध्याय नंबर 3 जो है, इसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। और ये जो है हमारी जो धातुएं थी, धातुओं को जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, जल के साथ अपक्रिया, उसके बाद धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया, सक्रियता श्रेणी, और धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया, इस प्रकार के और जो पहले टॉपिक हैं, और जो है लास्ट में हम लोग इसमें सीखे थे इसके पहले वाले वीडियो में आयनिक यौगिकों के गुणधर्म है। इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इस वीडियो में जो है हम लोग समझेंगे धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, इसका अगला जो टॉपिक है हमारा धातुओं की प्राप्ति, यानी कि धातुओं को किस प्रकार प्राप्त करेंगे, इस वीडियो में हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे एनसीईआरटी में जो है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है धातुओं की प्राप्ति, यानी धातुओं को हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति या इसको कहते हैं धात्विकी, मीन्स इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो चलिए इस धातुओं की प्राप्ति जो है उसको हम 3 चरणों में पूरी होती है, लेकिन उसको जो है उसको देखने से पहले हम जो ये खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद उसके 3 चरणों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा पहला जो है खनिज है, यानी खनिज कहते किसे। ठीक है, तो देखिए लिखा है पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर नेचुरली जो प्रेजेंट हैं या पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तत्व एवं यौगिकों को, जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज मीन्स जो खुदाई से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिंपल शब्द में कह सकते हैं जो खुदाई से प्राप्त होते हैं खनिज। अगला हमारा है अयस्क। अयस्क में देखिए क्या लिखा है, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो धातुएं होती जब उसको खुदाई करते हैं तो उसमें जो है धातु अयस्क होता है। अयस्क की जब अयस्क के साथ क्या है, धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जब खनिज में जब कोई चीज़ें मिलती है तो उसमें अगर धातु की मात्रा जब अधिक होती है तो वो अयस्क कहा जाता है। ठीक है, अयस्क सबके अयस्क होते हैं, फेरस के अयस्क, इस प्रकार से एल्युमिनियम के अयस्क। तो जैसे एल्युमिनियम उसमें ज़्यादा होता है तो इसलिए उसको एल्युमिनियम के अयस्क, फेरस ज़्यादा होगा तो फेरस के अयस्क। ठीक है, तो अयस्क यानी कि क्या कह सकते हैं कि लिखा है जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो। ठीक है, धातु अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे, अयस्क। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं गैंग। तो चलिए अब हम गैंग को समझते हैं। गैंग देखिए पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उसे गैंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम उसको खुदाई करते हैं खनिज जो मिलता है, अब खनिज वो हुआ जो खुदाई से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा अयस्क क्या होता है, जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो। अब देखिए धातु की मात्रा अधिक होगी, लेकिन उसके साथ क्या होगा, लिखिए रेत, मिट्टी, अनेक प्रकार के अयस्क के साथ अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उसी को क्या कहेंगे गैंग। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। धातुओं की प्राप्ति के जो 3 चरण होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स में पहला चरण, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, पहला अयस्कों का निष्कर्षण, दूसरा धातुओं का समृद्धिकरण और तीसरा धातु का परिष्करण। ठीक है, अब चलिए इसका जो है इसको तीनों चरणों को हम लोग डिटेल से समझते हैं। ठीक है, धातु के अयस्कों का निष्कर्षण क्या होता है, धातुओं की समृद्धिकरण क्या होता है, धातुओं का परिष्करण क्या होता है। ठीक है, पहला चरण है हमारा अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी स्टेप फर्स्ट में हम क्या सीखेंगे, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, देखिए ये जो अयस्क होते हैं जब इसको खुदाई करते हैं ये क्या क्या इसके साथ मिलता है, अयस्क होता है प्लस इसके साथ क्या होता है, गैंग होता है। ठीक है, तो अब देखिए उसका समृद्धिकरण उसको कैसे करेंगे, देखिए लिखा अनेक विधियों द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, जैसे जो अयस्क है उसके साथ जो गैंग मिला है, गैंग क्या होता है हमारा, जो अशुद्धियाँ होती हैं, रेत होता है, मिट्टी होते हैं, उसके अशुद्धियों को उसको जो है क्या करेंगे, कैसे अलग करेंगे। देखिए कैसे अलग कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पानी से उसको अलग कर सकते हैं, छान कर, रसायनों का उपयोग करके तथा चुंबक का उपयोग करके जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अयस्कों का जो समृद्धिकरण है इसमें कुछ है नहीं खास, बस इसको क्या करते हैं, उसको जो रेत और मिट्टी के कण जो उसके साथ आए रहते हैं अयस्क को, उसको जो है हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, चरण 1 में। और चरण 2 में देखिए क्या करते हैं, सेकंड
स्टेप सेकंड में देखिए क्या करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा है कि धातुओं का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो जो धातुएं थी उसको हम लोग साफ कर लिए पानी से। ठीक है, अब धातुओं का एक्सट्रैक्शन जो है धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है सक्रियता श्रेणी में हम लोग क्या पढ़े जो है जो धातुएं होती थी इसको किस क्रम में लिखा गया इसको हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। चलिए ये जो हमारे देखते हैं जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो क्या होती है। देखिए अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती हैं स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते। ठीक है, इनको कैसे हम प्राप्त करेंगे, विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, अब जो मध्यम क्रियाशील होती है ये सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में होते हैं। इनको कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। ठीक है, इसको जो है सल्फाइड रूप में या ऑक्साइड के रूप में या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, जो मध्यम क्रियाशील जो हमारी धातुएं होती हैं वो जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अब चलिए इसको हम समझेंगे, डिटेल समझेंगे कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे एग्जाम्पल के साथ, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, इसका ये मैं ट्रिक बता दूंगा अभी लास्ट में जो है, उसके बाद ये आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं डिटेल से इसको। कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, फिर समझेंगे मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, फिर आगे समझेंगे कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं अब कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। देख लीजिए इसको इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा है यह बहुत अनभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके पहले मैंने पढ़ा था जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, इसको कोई खास इसमें प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है केवल इसको नॉर्मली गर्म करते हैं हवा में, वायु की उपस्थिति में, या कोई भी दिक्कत नहीं है वहाँ वायु की उपस्थिति में इसको हल्का सा भी गर्म करेंगे तो ये जो है हमारा कम क्रियाशील धातु जो है हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये Hg का निष्कर्षण सीना बार द्वारा। ठीक है, सीना बार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, Hg को क्या कहते हैं, पारा। ठीक है, मरकरी सल्फाइड। देखिए ये जो हमारा सीना बार है ये जो होता है हमारा ये पारे का क्या है, अयस्क है। ठीक है, ये पारे का अयस्क है, ये जो सीना बार है। तो हम लोग क्या समझे, जो अयस्क होता है उसमें क्या होता था, धातुओं की मात्रा अधिक होती है। यानी कि जो सीना बार है इसमें क्या होगा, यानी कि इसमें जो है पारे की मात्रा अधिक होगी। पारा तो धातु है ना, तो ये जो है सीने बार का अयस्क है, यानी इसमें पारे की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, देखिए लिखे HgS पारा सल्फाइड। ठीक है, ये हमारा कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस। यानी कि इसको देखिए तभी ब्रैकेट में छोटा सा करके यस लिख दिया हूँ। ठीक है, यस में सॉलिड ठोस होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म कराया। गर्म कराने का चिन्ह यही होता है। ठीक है, एक त्रिभुज की तरह बना देंगे तो ये गर्म कराने का निशान है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसा होता है, हमारा गैस होता है, इसको स्मॉल g से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म कराया। गर्म कराने पे क्या मिला हमको, HgO। ठीक है, HgO ये हमारा क्या है, ये भी सॉलिड है, प्लस 2SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली। ठीक है, जी को इसको क्या कहते हैं, गैस। ठीक है, अब देखिए अब जो ये हमारा सॉलिड मिला HgO मीन्स धातु ऑक्साइड, ये हमारा क्या धातु ऑक्साइड है ना। तो अब इसको फिर जो है अगर हम गर्म कराते हैं, ठीक है, तो गर्म कराएंगे क्या मिलेगा, पारा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये और उसके बाद प्लस ऑक्सीजन गैस है, इसको जी से लिखें। अब जो पारा मिलेगा वो हमें लिक्विड फार्म में मिलेगा। ठीक है, द्रव फार्म में। तो देखिए ये हमारा धातु अलग हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। चलिए इसका एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, देखिए ये जो हमारा है ये है कॉपर सल्फाइड Cu2S से कॉपर का निष्कर्षण। ठीक है, कॉपर सल्फाइड से हम क्या निकालेंगे, कॉपर को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो कॉपर सल्फाइड मैंने क्या बताया, जो कम क्रियाशील है, ये देखिए ये कॉपर जो है हमारा कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको नॉर्मली गर्म कराएंगे तो कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए कॉपर सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन है,
ये जो नंबर्स लिखे हैं इसका कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है बैलेंस किया गया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस करना हम लोग इसके पहले वाले अध्याय में सीख चुके हैं डिटेल से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ हम लोग बैलेंस करें, ये केवल बैलेंस किया, ठीक है। अब देखिए ये कॉपर सल्फाइड है, ये क्या है, सॉलिड है, इसको यस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये जो है ऑक्सीजन, ये गैस है, इसको देखिए जी लिखा है। फिर कॉपर ऑक्साइड, ये भी सॉलिड मिला हमको, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये देखिए कॉपर है, इसमें से सल्फाइड अलग हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, ठीक है। तो हो गया कॉपर ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड इसको कह सकते हैं। फिर प्लस क्या मिला, SO2 गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड हमको गैस मिल गई, ठीक है। इसको जी से दर्शाते हैं, ठीक। अब देखिए ये देखिए बैलेंस कैसे किया था, जितना जो हमारा इलेक्ट्रॉन तत्व इधर होता है वही इधर भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इधर दो दूनी 4 यानी 4 कॉपर है, तो इधर देखिए 2 दूनी 4 कॉपर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखिए ऑक्सीजन कितना, 3 का गुणा 2 में कराएंगे, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 होना चाहिए। यहाँ 2 का गुणा ऑक्सीजन में इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 2 1 के 2। अब ये देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो 2 दूनी 4, तो यानी 4 इधर 2 इधर, 4 2 6, ठीक है। अब सल्फर हमारा कितना था, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 के 2, अब 2 का गुणा 1 में हुआ तो हो गया हमारा 2 1 के 2, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ हमारा बैलेंस है, ठीक है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये जो हमारा मिला है इसको फिर हम जो है कॉपर सल्फाइड के साथ क्रिया कराएंगे और गर्म कराएंगे, ठीक है। ये कॉपर सल्फाइड के साथ क्रिया करा के इसको गर्म कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, कॉपर के 6 भाग मिलेगा, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कॉपर जो है हम लोग निष्कर्षण, यहाँ लिखा था ना कॉपर का निष्कर्षण, तो कॉपर को हम लोग प्राप्त कर लिए, ठीक। चलिए अब जो है कम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बाद आगे हम लोग सीखते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। देखिए हमारा लिखा है कि मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण में एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। देखिए लिखा पहला पॉइंट इसमें, यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है, ठीक है। ये जो धातु हमारी मध्यम क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी होती हैं, जिंक, फेरस, ये सब हमारी क्या है, मध्यम क्रियाशील धातु है। तो ये जो होता है ये सल्फाइड के रूप में होगा, यानी कि फेरस अगर होगा तो फेरस सल्फाइड, कार्बोनेट का इसके साथ होगा तो फेरस कार्बोनेट, ठीक है। जिंक कार्बोनेट के साथ होगा जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड के साथ होगा तो होगा जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो यही कह रहा है धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है, ठीक है, मध्यम क्रियाशील धातुएं। सेकेंड पॉइंट हमारा लिखा है, इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। मीन्स जो ये धातुएं होती है इसका ऑक्साइड होगा, जो धातु ऑक्साइड उससे प्राप्त करना आसान ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए जैसे इसके पहले हम लोग क्या किए थे, जो धातु सल्फाइड मिला था, धातु सल्फाइड इसके पहले वाले में मिला था कि नहीं, कम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में, तो इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कराए थे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अरे भाई यही तो था, कॉपर सल्फाइड था, ऐसे था कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ जो है 2 हो जाएगा, यहाँ 2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म कराया था। ये जो कॉपर था ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया के लिए क्या बन गया था, कॉपर ऑक्साइड बन गया था कि नहीं बन गया था। उसके बाद क्या बना था, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी थी। तो यही कह रहा है कि जो ये हमारा कॉपर सल्फाइड है, ये जो है धातुएं हैं, ये ऑक्साइड के से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड है, इससे अगर इस फॉर्म में होगी तो इससे प्राप्त करना हमको अधिक आसान होगा, ठीक है, मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग सीखते हैं कि जो है धातु सल्फाइड या धातु कार्बोनेट अयस्क से मध्यम क्रियाशील धातुओं को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सल्फाइड अयस्क से जो है धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। सल्फाइड अयस्क में सबसे पहला हमारा आता है भर्जन, यानी कि भर्जन क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। लिखा है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसको क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जो सल्फाइड अयस्क है इसको जो है वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर नहीं, अधिक टेम्परेचर में इसको जब हम गर्म करेंगे तो यह जो है ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये जिंक सल्फाइड है, ठीक है, ये क्या है, ये धातु सल्फाइड है, धातु सल्फाइड अयस्क, ये क्या सॉलिड है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, इसको जी से लिखा गया है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कराया गया, ये गर्म कराने का निशान है, ठीक है, गर्म कराया गया। तो क्या हुआ, ये जो हमारा धातु था ये क्या बना लिया, धातु
ऑक्साइड है। देखिए यहाँ लिखा गर्म कराने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ये धातु सल्फाइड था तो क्या हो गया, सल्फाइड अयस्क। देखिए क्या लिखा है, सल्फाइड अयस्क जो है किस में बदल जा रहा है, ऑक्साइड में। देखिए ये धातु सल्फाइड है तो ये धातु सल्फाइड जो है धातु ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, उसके साथ साथ क्या निकाला, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाला है। ठीक है, तो ये जो हमारा जिंक ऑक्साइड है ये सॉलिड होता है, इसको S से दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस होती है, इसको G से दिखाया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे समझते हैं निस्तापन क्या होता है। लिखा है कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म कराने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए ये भी ऑक्साइड में परिवर्तित होता था, ये भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है, ये जो सल्फाइड अयस्क है ये हमारा जो है कार्बोनेट अयस्क है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर अधिक दिया गया था, इसमें क्या है, टेम्परेचर क्या है, देखिए वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, ये टेम्परेचर, इसमें भी जो है टेम्परेचर देखिए अधिक ताप पर गर्म कराने पर इसमें भी अधिक ताप देगा, इसमें भी अधिक ताप देंगे, लेकिन अंतर इसमें क्या बचा, ये जो है वायु की उपस्थिति में कराएंगे या इसमें जो है वायु की अनुपस्थिति में या वायु की सीमित मात्रा में कराएंगे। ठीक है, ताप इसमें भी ज़्यादा, ताप इसमें भी ज़्यादा। ये कार्बोनेट अयस्क है, ये जो है सल्फाइड अयस्क है, ये वायु की उपस्थिति में होगा लेकिन ये वायु की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति या बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा देखिए उसके आगे लिखा है, देखिए जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट अयस्क है। ठीक है, इसको देखिए वायु यहाँ नहीं था, यहाँ देखिए वायु की उपस्थिति थी तो देखिए O2 लिखा था। वायु मीन्स ऑक्सीजन, वही समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन की कोई क्रिया नहीं है, मीन्स उपस्थिति नहीं है, तो इसको जो गर्म कराएंगे वायु की अनुपस्थिति में तो क्या बनाएगा, ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा, फिर CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, और इसके पहले में हमारा क्या बना था, भारजन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना था। ठीक है, चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा समझते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन यही है कि जो है ये जो क्रिया करेंगे भर्जन में और निस्तापन विधियों में, दोनों से हमको क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड। ये देखिए जिंक ऑक्साइड मिला था, ये भी जिंक ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइड हमको दोनों में मिलेगा। ठीक है, ये देखिए वही लिखा, भर्जन और निस्तापन विधियों से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, इन दोनों विधियों से हमको क्या प्राप्त होगा, धातु ऑक्साइड। ठीक है, देखिए ये जो हमारा भर्जन था और ये निस्तापन था, इस दोनों विधियों से हमको क्या मिला है, धातु ऑक्साइड मिला है। ठीक है, अब ये धातु ऑक्साइड से, इससे जो है हम लोग धातु को कैसे प्राप्त करेंगे, इसको आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं धातु ऑक्साइड का अपचयन, यानी कि धातु ऑक्साइड जो मिला था उसको जो है उसका अपचयन कराएंगे। अपचयन में हम लोग इसके पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं हम लोग कि अपचयन होता क्या, अपचयन मीन्स होता ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना, तो धातु ऑक्साइड जो मिला था उसमें ऑक्सीजन रहती ही थी। तो चलिए अब इसको समझते हैं, अपचयन कहते किसे, अपचयन में देखिए लिखा ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, अपचयन और जो उपचयन है ये दोनों हम लोग अध्याय नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो हमारा अध्याय नंबर 1 है उसमें हम लोग इसको डिटेल से समझे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है हम समझते हैं अपचयन। देखिए अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है। अपचायकों वो अपचायक कौन कौन से, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब H2 इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये जिंक ऑक्साइड हम लोग पहले ही लिए थे, यही एग्जाम्पल से समझते हैं। जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन आया। ठीक है, कार्बन के साथ ये क्रिया किया, कार्बन के साथ क्रिया करने के बाद ये क्या बनाया, ये जो कार्बन है ये क्या हुआ, ऑक्सीजन को अपनी ओर ले लिया। ठीक है, देखिए ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया तो बन गया यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक हमारा अलग हो गया। जिंक क्या है, सॉलिड है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है, ये भी हमारा सॉलिड है, ये भी हमारा सॉलिड है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जो है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लिया। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, भर्जन और निस्तापन से करेंगे। भर्जन और निस्तापन से हमको क्या मिला, धातु ऑक्साइड मिला। फिर धातु ऑक्साइड का हम लोग अपचयन करा दिए, तो अपचयन कराने से हमको क्या मिल गए, मध्यम क्रियाशील धातु हमको मिल गए। ठीक है, तो अब आगे चलिए समझते हैं अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। देखिए अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ
रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें हमारा है, यह धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता। जो हमारी अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं इसका जो है हम लोग नॉर्मली जो है अपचयन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको जो है अपचयन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया था। ठीक है, तो इन धातुओं को जो है हम लोग प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा का अपघटन करते हैं, यानी कि इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसलिए ये जो है इसका हम अपचयन नहीं कर सकते। अपचयन, ठीक है, अपचयन इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अभी जस्ट पहले। अपचयन होता क्या है, अपचयन मीन्स ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, ये जो हमारी अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं इसको जो है धातु लवण के साथ लवण का विलयन बनाते हैं, उसमें जो है विद्युत का अपघटन कराते हैं। ठीक है, विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमारी ये अधिक क्रियाशील धातु मिलती है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हमारा NaCl से Na को निकालेंगे। ठीक है, NaCl मीन्स ये हमारा धातु लवण है, इसमें से जो है सोडियम जो है हमारा ये अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो है इसका विलयन है। ठीक है, विलयन में जो है जो हम एक कैथोड एक एनोड दो लेंगे, दोनों पे हम लोग जो है इसमें हम जो है इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा यानी विद्युत धारा करंट जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये जो है ये दो भागों में टूट जाएगा। जो NaCl है वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, जो Na+ हमारा बना है, ये प्लस हम लोग जानते हैं कि जो है प्लस जो प्लस होता है वो किसके तरफ अट्रैक्टिव होता है, निगेटिव की तरफ। ठीक है, प्लस चार्ज जो होता है वो निगेटिव की तरफ। तो यानी कि ये जो हमारा Na+ बना है ये कैथोड हमारा निगेटिव, ठीक है, निगेटिव है, तो ये जो है प्लस वाला कैथोड पे आगे आके जम जाएगा और ये जो क्लोरीन गैस है जो एनोड पे जाएगी। ठीक है, यानी क्लोरीन माइनस है तो ये प्लस के साथ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो यानी कि हमको कैथोड किरण पर धातु कहाँ हमको मिलेगी, कैथोड रॉड पे हमको मिल जाएगा, क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक हम लोग जो है अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं समझ लिए। अब इसके आगे जो है स्टेप 3 में समझेंगे धातुओं का परिष्करण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं धातुओं का परिष्करण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेटल फिनिशिंग, मीन्स मेटल की फिनिशिंग, ये मीन्स फिनिश मीन्स लास्ट स्टेप यही है। ठीक है, इसमें प्योरली हमको जो है मेटल्स मिल जाएंगे धातु। देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखा है धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब हमारा पहला पॉइंट लिखा है जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध जो धातु होगा वो अपघट्य में घुलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है एक मान लीजिए बर्तन है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग 2 रॉड लगाएंगे कॉपर के। ठीक है, ये कैथोड है, एनोड है। कैथोड पे माइनस निगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे प्लस चार्ज। ठीक है, तो देखिए अब इसको जो है यहाँ लाएंगे, यहाँ एक बैटरी से जोड़ेंगे और यहाँ एक सर्किट या कुंजी लगा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ ये लोग आप ये हम लोग समझ लिए। देखिए ये जो होता है ये हमारा ये कॉपर की शुद्ध रॉड लगाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारा ये वाला है ये कॉपर की अशुद्ध रॉड रहेगी। ठीक है, तो दोनों रहेंगी, केवल क्या रहेंगी कॉपर की ही रॉड, लेकिन ये शुद्ध रहेगा ये अशुद्ध रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए उसमें कह रहा है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध रॉड अपघट्य में घुलने लगेगा। ठीक है, जब इन दोनों में यहाँ से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो अशुद्ध रॉड है, ठीक है, धातु का अशुद्ध धातु जो है अशुद्ध धातु जो है वो अपघट्य में घुलने लगेगा। तो ये अपघट्य में घुलने लगेगा। ठीक है, जो अशुद्ध होगा। फिर अगला देखिए उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित होगा। ठीक है, अब यहाँ से अशुद्ध घुलकर यहाँ नीचे आ जाएगा और जो शुद्ध रॉड हो जो शुद्ध होगा हमारा शुद्ध धातु होगी वो जो है हमारे कॉपर के शुद्ध रॉड जो लगी थी उस पर आके जमने लगेगी। ठीक है, फिर आगे लिखा हमारा अविलेय अशुद्ध या एनोड लंबी तली पर निक्षेपित होगी जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, जो अविलेय अशुद्धियाँ जो अशुद्धियाँ थी वही मैंने बताया ना, अशुद्धियाँ जो होगी वो एनोड की तली पर निक्षेपित होगी। एनोड जो ये हमारी इसके तली पर नीचे इसके नीचे जस्ट, ठीक है, तो यहाँ आके इकट्ठी हो जाएगी जिसको क्या कहते हैं एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, एनोड पंख या अपद्रव्य। तो देखिए
यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, यहाँ आई, ठीक है। ये हमारा था अशुद्ध रॉड, किसका अशुद्ध रॉड था? कॉपर का। तो यहाँ से देखिए जब धारा प्रवाहित हुई तो क्या हुआ, हमारा अशुद्ध धातु जो है घुलने लगा, इसमें अशुद्ध धातु घुलने लगा, तो जो अशुद्धियाँ थी वो यहाँ आ गई, जो शुद्ध था वो जाके कॉपर के शुद्ध रॉड पे जमने लगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हमारी रॉड है ये पतली होती जाएगी और ये जो हमारा होगा ये मोटा होता जाएगा। क्यों मोटा होगा? यहाँ से जो है ये आएगा, इस पे जमेगा तो पतला होगा, और यहाँ से जब ये जो है निकलेगा तो ये हमारी रॉड पतली होती जाएगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक इसका एग्जांपल समझते हैं। ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर हुआ, फिर कॉपर से जो है प्लस, कॉपर प्लस हुआ, फिर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। ये 2 दे रहा, देखिए 2 कॉपर दे रहा, तो इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ये 2 निकल जा रहा, ठीक है। एनोड पे आके क्या, एनोड से इधर से निकल रहा, इस पे आ रहा, तो एनोड दे रहा है, एनोड पे प्लस कॉपर का हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे आके जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। ये प्लस का था, ये प्लस का था कॉपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो ये 2 प्लस ये 2 माइनस, तो ये हमारा कॉपर शुद्ध मिल गया हमको, ठीक है। तो ये स्टेप जो थर्ड था हमारा धातुओं का परिष्करण, मेटल फिनिशिंग जो था, ये भी हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसके आगे अब थोड़ा सा हमारा है संक्षारण, ठीक है। संक्षारण चलिए इसमें भी समझेंगे। इसके पहले हम लोग पहले वाले वीडियो में इसके जो पहला अध्याय था, दूसरा वाला अध्याय, तो उसमें भी हम लोग संक्षारण समझे थे, ठीक है। इसमें भी है तो इसमें भी समझेंगे संक्षारण होता है। चलिए समझते हैं संक्षारण, जिसको कहते हैं कोरिजन। इसको लिखा देखिए, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती है, यानी संक्षारित यानी खराब हो जाती है, ठीक है। जो धातुएं होती है देखिए उसको अगर देखिए एक, चलिए फेरस का एग्जांपल ही लेते हैं। फेरस को अगर हम देखिए वायु की उपस्थिति में या वैसे छोड़ देते हैं, उस पर क्या लग गया था, जंग लग गया था, ठीक है। तो वो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, संक्षारित हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो उसी को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। देखिए लिखा, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता मीन्स नमी व वायु कह सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती है। संक्षारित यानी खराब हो जाती है, तो इसी को ही क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे, ठीक है। चलिए इसमें 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को समझते हैं। ये क्या है, लिखा है सिल्वर जो है वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। जो सिल्वर, जो चांदी होता है ना, जो सब लोग आवते अपने पायल वायल पहनती नहीं, वो जो है क्या होता है, चांदी होता है। सिल्वर वही कह रहा है, जो वायु की उपस्थिति में आता है तो वो हल्का हल्का धीरे धीरे काला हो जाता है, ठीक है, वही इसमें कह रहा है। फिर अगला पॉइंट हमारा है कॉपर आर्द्र। आर्द्र मीन्स क्या होता है, नमी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में, आर्द्र मीन्स नमी जो होगा, ठीक है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, लोहा जो है आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत जम जाती है। इसको हम लोग समझे भी, तो वही क्या है, जंग एक प्रकार से कह सकते हैं, भूरे रंग की परत जम जाती है। ये भी क्या है, कोरिजन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल वायु, जल जो है, जल वायु, इन दोनों की उपस्थिति में संक्षारण संभव है। जो संक्षारण होता है वो जल होगा और वायु होगा, दोनों होंगे तभी ये संक्षारण होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं ना, ये देखिए लोहा खराब हुआ तो वहाँ जल था, जल मीन्स आर्द्र, आर्द्र मीन्स नमी, ठीक है, नमी था। वायु यानी कि ऑक्सीजन था, तो तभी तो ये हुआ ना। तो यही लिखा, दोनों की उपस्थिति में संक्षारण तभी संभव है, ठीक। तो चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे। संक्षारण से सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरिजन। देखिए लिखा, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाया जाता है। पेंट करना, तेल लगाना, यस्द लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, ठीक है। जैसे हमारा जब लोहा जो खराब होता है फेरस तो पेंट कर देते हैं, तेल लगा देते हैं, काला वाला तो तेल जो खराब होता है ना, ये सबको लगा देते हैं। ये सब हमारी सुरक्षा, इससे सब हम लोग सुरक्षा करते हैं संक्षारण से, ठीक है। इसी चैप्टर में हमारा 2 टॉपिक और आता है, एक आता है यस्दलेपन और मिश्र धातुएं। तो समझते हैं यस्दलेपन और मिश्र धातुएं क्या होती हैं। लोहा व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, यस्दलेपन कहते हैं। लोहा व इस्पात, इस पे जो है अक्सर देखते हैं हम लोग क्या जंग लग जाता है, ठीक है। तो इस्पात मीन्स स्टील, जो हमारे बर्तन होते हैं ना, उस पर देखिए, उसके लिए क्या कहते हैं, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को, उस पर जो जिंक की एक परत का एक लेपन कर देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, यस्दलेपन कहते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक धातु
ठीक है। धातु और धातु या धातु के साथ जुड़ेगा और धातु या अधातु के साथ का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, मिश्र धातुएं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मिश्र धातुएं क्यों बनाते हैं, वो अधिक ज़्यादा टिकाऊ होता है, उसमें जंग वंग कम लगती है, ठीक है, खराब ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, लोहा, इस्पात, पीतल, कांसा, ठीक है। इस्पात यानी स्टील, लोहा किसका किसका मिश्रण है, लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण है, ठीक है। इस्पात जो है लोहा और निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। पीतल जो होता है कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है, और कांसा जो होता है कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीन्स इस्पात किसका किसका मिश्रण है, पीतल किसका किसका मिश्रण है, ठीक है, ये पूछा जाता है। चलिए अब इसमें जो है हम लोग एक टॉपिक और समझने के लिए छोड़े थे, ये जो था हमारा जो है कौन सी धातुएं अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है, इसका ट्रिक बताने के लिए कहे थे। चलिए देखिए अगला हम ये है पोटेशियम कैल्शियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस लेड, ये पीबी क्या है, लेड। हाइड्रोजन कॉपर पारा या क्या लिखा है ये एजी एयू और ये पीटी, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं कि इसको कैसे याद करेंगे। देखिए यही ट्रिक है, तो लिख लेंगे कनक मांगे आलू की ज़मीन, फिर प्राइवेट है कुछ हम आगे और पढ़ें, ठीक है। कानक, का से पोटेशियम, ना से सोडियम, फिर का से कैल्शियम, मागे से मैग्नीशियम, आलू की यानी एल्युमिनियम, ठीक है। ज़मीन यानी जेडन जिंक, फिर में एफ ई फेरस, फिर प्राइवेट यानी पीबी, पीबी क्या कहते हैं, लेड। है मीन्स हाइड्रोजन, कुछ मीन्स सी यू, कुछ है सी यू को क्या कहेंगे, कुछ मीन्स कॉपर, ठीक है। सी यू मीन्स कॉपर। हम मीन्स एच जी मीन्स पारा, ठीक है। उसके बाद आगे ए जी को क्या कहेंगे, सिल्वर, ठीक है। उसके बाद और को क्या इसको समझेंगे ए यू से, ठीक है। ए यू क्या होता है, सोना, ठीक है। और ये पीटी पढ़े से क्या करेंगे, पीटी। तो चलिए दोस्तों ये अध्याय नंबर 3 हमारा जो था धातु एवं अधातु समाप्त होती है। अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग उसको कमेंट में बताइएगा, हम उसको जो है और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।